स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज पर। मैं हूं पलक सहगल और मेरे साथ में सहयोगी करिश्मा मौजूद है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें बात होगी बजट की। दरअसल आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा है और देश की अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वें स्थान पे आ गई है। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट के बारे में विस्तार से जानकारी भी साझा की। तो वहीं पीएम मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने बजट को इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फिनटेक सेक्टर पर हमारी नजर है। वित्त मंत्री द्वारा यह बात कही गई, टैक्स की दरें बदली हैं, छूट बढ़ी है। तो फिनटेक के लिए यह बजट जो है वह फोकस करते हुए नजर आया। और इसी के साथ बजट ब्रेकिंग में आपको बता दें कि बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिनटेक सेक्टर पर उन्होंने कहा कि हमारी खास नजर बनी हुई है और टैक्स की दरें बदली और छूट बढ़ी है। ये बजट काफी राहत देने वाला है। और इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष जिस तरीके से वित्त मंत्री ने बजट के बारे में बताया तो विपक्षी दलों ने बजट को लेकर जमकर निशाना भी साधा है। तो पहली प्राथमिकता बजट की क्या है वो भी आपको बता देते हैं कि समावेशीय विकास जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि बजट की पहली प्राथमिकता है और दूसरी प्राथमिकता हरित विकास है। तो हरित विकास बेहद जरूरी है और इसके साथ कई सारी प्राथमिकता जो है सरकार द्वारा की गई, जहां युवा शक्ति की इसमें बात की गई इस बजट के अंदर कि युवा को प्रोत्साहन किया जाएगा। और साथ ही साथ चौथी प्राथमिकता की बात करें तो वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात साफ तौर पे कही गई है। ये वो तमाम क्षेत्र हैं जिन्हें प्राथमिकता के तौर पर बजट में शामिल किया गया है। तो इसी बीच पांचवी प्राथमिकता की जब हम बात करते हैं, अंतिम छोर तक हमारी पहुंच होनी चाहिए, ग्रास रूट तक हमारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। और छठवीं प्राथमिकता की बात करें तो बुनियादी ढांचे का विकास होगा, ये बात कही गई है बजट को लेकर। तो इसी बीच सातवीं प्राथमिकता ये रही कि क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया जाए। रिसोर्सेज हैं तो इनको यूटिलाइज किस तरीके से किया जाए। बिल्कुल। और इसी के साथ हर एक सेक्टर पर नजर बनाने की कोशिश की गई है। बड़े ऐलान क्या कुछ है वो भी आपको बता दें कि पहचान पत्र के तौर पर अब पैन कार्ड को मान्यता दी जाएगी। ये भी बड़ा ऐलान बजट में किया गया है। तो इसी बीच एक और बड़ा ऐलान जो है वो होते हुए नजर आया, सिविल सफाई मिशन आधारित करेंगे। साथ ही साथ अगर अगले बड़े ऐलान की बात करें तो इसमें AI के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस की बात भी की गई है। तो इसी बीच कई सारे ऐलानों में से एक ऐलान यह भी है कि नगर निगम अपना बॉन्ड लॉ सके। तो कई सारे ऐलान इस बजट के अंदर करिश्मा देखा जाए तो किए गए हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन ऐलानों के ऊपर काम किस तरीके से होते हुए नजर आएगा। बिल्कुल। तो सरकार ने हर एक सेक्टर को साधने की कोशिश की है और बड़े ऐलान में पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। तो इसी बीच 66% बढ़ाकर यह फंड जो है 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। बिल्कुल। और इसके साथ ही देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान भी वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। तो इसी बजट की अगर बात करें तो रेलवे की जब हम बात करते हैं तो 2,40,000 करोड़ रुपए का खर्च है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है। जहां 2013-14 की बात करें उससे 9 गुना ज्यादा ये रेलवे का बजट है। बिल्कुल। और अगले साल यानी अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। तो बजट में कई बड़े ऐलान हैं। तो कई सारे ऐलानों के अंदर अब देखने वाली बात यह है कि इन ऐलानों पर काम किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि पीएम आवास योजना की जब हम बात करते हैं इसका फंड जो है बढ़ा दिया गया और फंड बढ़ाने की बात जो है सरकार द्वारा की गई और बोला गया कि आने वाले वित्त वर्ष के अंदर फंड बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। रोजगार पैदा करने पर भी सरकार का खास तौर पे ध्यान होगा, इसकी बात भी कही गई है और कहा गया है कि रोजगार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए इस पर फोकस होगा। लेकिन इसी बीच जब हम बड़े ऐलानों की बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर जोर देते हुए एग्रीकल्चर फंड जो है वह दिया गया, जहां बोला गया कि 20,000 करोड़ तक की जो हमारी वित्तीय है सुरक्षा वो हम यहां पर देते हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल। और अगर बात किसानों के लिए करें कि उनके लिए क्या कुछ खास है, तो उसमें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मदद मिलेगी। ये खास तौर पे बजट में किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है। तो इसी बीच जब किसानों की बात करते हैं तो 1 करोड़ किसानों को जैविक खेती से जोड़ा जाएगा, ये प्राथमिकता जो है इस बजट की रही है। तो बजट की बात हो और किसानों के ऊपर प्राथमिकता ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद देने की बात कही गई है। तो फोकस कहीं ना कहीं किसानों पर करने की कोशिश की गई है। इसी के साथ जब बात करते हैं किसानों की, तो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है वह खोले जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब इनपुट की बात होती है तो किसानों की तरफ से बार बार उसके महंगे होने की बात भी कही जाती थी। और इसी बीच कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया है और साथ ही साथ कई और ऐलान किसानों के लिए। बिल्कुल। इसी बीच जब हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की, तो स्टार्टअप इंडिया के तहत कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता देने की कोशिश सरकार की रहेगी। बिल्कुल। और युवा उद्यमियों को कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। एग्रीकल्चर एक्सीलेंट फंड बनाया जाएगा और ये तमाम चीजें किसानों के लिए की जा रही हैं। इसी बीच कमजोर किसानों की जब हम बात करते हैं, उनके लिए सहकारिता मॉडल जो है वह बनाया गया है। इस मॉडल के तहत कई सारी स्कीम जो है सरकार द्वारा ली गई, मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर जोर होगा। बिल्कुल। और छोटे किसान मोटे अनाज पैदा कर सकेंगे, इसकी कोशिश भी की जाएगी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मदद दी जा सके। इसी बीच जब हम वैकल्पिक खाद की बात करते हैं, तो पीएम प्रणाम योजना के तहत इसके अंदर भी फंडिंग जो है उसके ऊपर बढ़ाने की जोर जो है वो देते हुए नजर आए फंडिंग के ऊपर। तो कहीं सारे ऐलान। हेल्थ के लिए क्या कुछ स्पेशल रहा? चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात जो है वे की गई है, लेकिन अगर पिछले साल की कंपैरिजन में बात करते हैं तो खास इजाफा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं देखने को मिला। लेकिन इसी बीच करिश्मा, अगर हम बात करें तो हेल्थ के लिए कुछ स्पेशल आया है। बिल्कुल। 157 मेडिकल कॉलेज में 140 नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात कही गई है। तो काफी कुछ करने की बात तो कही गई है, लेकिन इसी बीच अगर आप देखेंगे ये जो मेडिकल कॉलेज है, इसके लिए लैब की व्यवस्था और लैब की व्यवस्था के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वह भी बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल। और मेडिकल उपकरण बनाने वाले कोर्स भी इस दौरान शुरू किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसे भी प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी बीच हेल्थ के लिए और कुछ भी स्पेशल है, क्योंकि युवाओं और बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि सब कुछ जब डिजिटल होते हुए नजर आ रहा है तो पढ़ाई भी किस तरीके से, लाइब्रेरी को भी डिजिटल करते हुए नजर आई सरकार। बिल्कुल। और हेल्थ के सेक्टर को देखें तो इसमें 2047 तक एनीमिया खत्म करने की बात कही गई है। बिल्कुल। एनीमिया की चुनौती बहुत ज्यादा है, तो ये बेहद अच्छी बात है कि सरकार इसको बात कर रही है कि एनीमिया को किस तरीके से खत्म किया जाए। तो इसके लिए भुखमरी के ऊपर भी काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा रहेगी। बिल्कुल। और जो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक कि एनीमिया को पूरी तरीके से खत्म करना है, तो हेल्थ सेक्टर में सरकार की तरफ से काफी कुछ ऐलान किया गया है। हालांकि ये ऐलान आम जनता तक किस तरीके से पहुंचता है और उन्हें कितना लाभ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार की कोशिश है हर एक तबके को, हर एक सेक्टर को साधने की और उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। लेकिन इसी बीच जब हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की, तो अगर हम पिछले सालों की बात करते हैं करिश्मा, तो पिछले साल के अंदर भी ये कहा गया था कि 2025 और 2026 के अंदर हमारा जीडीपी के कम से कम 4.5% तक टारगेट रहेगा कि हम फिजिकल डेफिसिट को रखें। लेकिन इस साल भी देखिए तो इतना कम होते हुए फिजिकल डेफिसिट नजर नहीं आया। लेकिन कई सारे ऐलान जो है वह सरकार द्वारा किए गए। इस बजट के अंदर कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर खर्च जो है वह किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है, आज भी इस बजट के अंदर थोड़ी सी दूर नजर आई। लेकिन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एजुकेशन के अंदर कई सारी बात जो है वे की गई। डिजिटलीकरण जो कहते हैं सरकार, उसके ऊपर भी प्राथमिकता देने की कोशिश की गई। आत्मनिर्भर भारत, जब से हम देख रहे हैं कि केंद्र के अंदर मोदी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, एनडीए की सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत लाने की कोशिश की गई है। तो आज भी मोबाइल फोन्स के लिए कहीं सारी बात जो है की गई कि किस तरीके से मोबाइल फोन्स को इंडिया के अंदर ही बनाया जाए, भारत के अंदर बनाया जाए। साथ ही ईवी के ऊपर भी कहा गया कि उसको भी भारत के अंदर बनाया जाए। कहीं सारी बात। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी बात यह रही करिश्मा, जब हम बात करते हैं रेलवे सेक्टर की, तो रेलवे सेक्टर के अंदर 2014 के मुकाबले में 9 गुना ये बजट जो है इस साल बढ़ाया गया। यानी कि हमारे देश के अंदर अब लॉजिस्टिक जो है वो अब
स्ट्रॉन्ग होते हुए, बहुत मजबूत होते हुए नजर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ध्यान दिया जा रहा था और सबसे ज्यादा दबाव था रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर को लेकर, और सबसे ज्यादा ये भी देखा जा रहा है कि बजट जो है डिफेंस में भी जारी किया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बजट को लेकर सरकार ने कुछ अलग से करने की कोशिश की है। हालांकि ये भी जिस तरीके से वित्त मंत्री की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि कोरोना काल के बाद ये बजट है, तो जिस तरीके से देश ने कोरोना काल की मंदी में भी तेजी से रिकवर किया, ऐसे में सरकार के सामने भी चुनौती थी कि उन रिसोर्सेज को एक बार फिर से वापस पाना और फिर उसे बजट के जरिए देश के लिए जारी करना। हमारे मेहमान हमारे साथ करिश्मा जुड़ गए हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा है, बीजेपी लीडर है, डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, अंशुल राणा हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और साथ ही प्रोफेसर सुभाष सप्रा हमारे साथ इकोनॉमिस्ट है। सबसे पहले मैं शास्त्री जी के पास आऊंगी। सर, बजट कैसा लगा आपको? जी सुभाष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, पहुंच रही है जी सर, बजट कैसा लगा आपको? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर। हेलो जी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? बजट, हाँ जी हाँ जी, बजट देखो, आज अपने जो वित्त मंत्री निर्मला जी हैं, उन्होंने एक संतुलित बजट पेश किया। 87 मिनट का उन्होंने जो पेश किया, इसमें उन्होंने मेन 7 पॉइंट्स, जो 7 बिंदु है, वो उन्होंने टच किए हैं, जो सभी सेक्टर से रिलेटेड है, चाहे वो वित्त क्षेत्र है, चाहे वो युवा शक्ति का है, हरित विकास है, क्षमता विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, समावेशी विकास है, मतलब सभी ओवरऑल डेवलपमेंट इन्होंने किया है। चाहे युवा वर्ग को भी टच किया है, किसान है, महिला है, सबसे बड़ी बात है जो मध्यम श्रेणी है, जो गरीब वर्ग है, उसको उन्होंने टच किया। जो अब आगे ये भी ठीक है, आगे अगले साल इलेक्शन होने वाला है, पर इस साल इंडिया में 9 स्टेट्स में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची, शायद आप म्यूट हो गए हैं। जी सर। मतलब सभी क्षेत्रों को, सभी सेक्टर्स को, और गरीब मध्यम जो श्रेणी के जो लोग हैं, सभी को ध्यान में रखा है। और मैडम ने मतलब जो है बहुत बढ़िया संतुलित बजट पेश किए है। जिस तरह से मोदी साहब ने भी कल अपने अभिभाषण में यही बोला था, भाई ये आम जनता का बजट होगा, ये इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट, सभी। और ये जो बजट है उस पे पूरे इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की भी नजरें हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो कल जो IMF ने जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने इंडिया को, हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा 2023-24 में जो है उसकी जो अर्थव्यवस्था है, बड़ी फास्ट अर्थव्यवस्था रहेगी, जो हिंदुस्तान मतलब सबसे आगे रहेगा हमारे वर्ल्ड में। इट विल बी 6.5%, जिसने चाइना को भी क्रॉस कर दिया। और आज पिछले देखो सारे हमारे वर्ल्ड में, चाहे वो USA है, एक बड़ा देश है, पूरा विकसित देश है, वो काफी भुखमरी से यानी महामारियों से जूझ है वो। उसी तरह से चाइना में भी जो हालत बुरे हुए पड़े हैं, क्योंकि अब IMF में यही बोला है, भाई पिछले 40 साल से खराब अर्थव्यवस्था चाइना की है। पाकिस्तान ले लो, दिवालिया के कगार पे, ना आटा मिल रहा है, ना टमाटर मिल रहा है, ना प्याज मिल रहा है। श्रीलंका तरफ से सर अभी थोड़े अपनी मुझे लगता है करिश्मा की अभी हमारे बजट के ऊपर बात होनी चाहिए, दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन पे बात पे आएंगे। बिल्कुल, और अंशुल राणा जी मैं आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से सुभाष जी कह रहे हैं कि वो तो कहीं ना कहीं बजट से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इस बजट से कितने संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि इस बजट में हर एक तबके को, हर एक सेक्टर को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चुनावी बजट भी इसे जिस तरीके से बताया जा रहा था उसे पेश करने की भी कोशिश की गई है? किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? अगर मेरे प्रोस्पेक्ट बजट इतना नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बेनिफिट्स दिए गए हैं सभी सेक्टर्स में दिए गए हैं। अगर हम बात करें इनकम टैक्स के एग्जम्पशंस की, तो इनकम टैक्स के एग्जम्पशन में 7 लाख का एग्जम्पशन दिया है, बट लेकिन वो केवल न्यू रेजीम के लिए है, तो ओल्ड रेजीम में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो जो बेनिफिट से ज्यादा ओल्ड रेजीम से न्यू रेजीम में लाने का जो इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। और
एमएसएमई सेक्टर को डेफिनेटली कुछ ज्यादा बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे। टैक्स रिलेटेड थोड़ा अट्रैक्टिव बजट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उतना अट्रैक्टिव बजट नहीं आया क्योंकि अगर बात करें अंशुल, ये बात पहले से ही कही जा रही थी कि जो छोटे व्यापारी हैं वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। तो क्या लगता है आज जब बजट पेश हुआ, बोला गया कि 9,000 करोड़ रुपए देखिए हम एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए करेंगे, क्या लगता है कि इनफ है, बहुत है? उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट्स एमएसएमई सेक्टर्स को मिलने चाहिए थे थोड़ा, क्योंकि अभी जो लास्ट दो कोविड के बाद से एमएसएमई सेक्टर ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट में सब्सिडी के रिलेटेड या कुछ जो टैक्स पेयर्स को कुछ अदर्स बेनिफिट्स मिलके कुछ, लेकिन टैक्स पेयर को खास तौर पे बड़ी राहत देने की बात वित्त मंत्री की तरफ से की गई है। जिस तरीके से 7 लाख रुपए तक का छूट टैक्स में दी गई है 5 लाख से बढ़ाकर, तो क्या लगता है कि वाकई टैक्स पेयर्स को कोई छूट मिल रही है या नहीं? 7 लाख जो दिया गया वो ओनली न्यू रिजीम में दिया गया, बट अगर ओल्ड रिजीम में हम जाएंगे तो 5 लाख जो एग्जाम्पशन मिला के देन ऑल्सो इक्वल्स टू 7 लाख। तो बेनिफिट्स उतना नहीं है जो रिजन मिलेगा, क्योंकि ओल्ड रिजीम में भी बेनिफिट्स, ओल्ड रिजीम भी अभी भी मुझे लगता है कि सर आपके पास वापस आते हैं, हमारे से बीजेपी से आशीष जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपकी ही शिक्षा नीति आती है 2020 के अंदर और कहती है कि 6% तक जीडीपी जो है वो हम शिक्षा को देंगे, लेकिन आज के बजट के अंदर आप वो 6% हासिल करते हुए नजर नहीं आए। शिक्षा को केवल और केवल 2.9% आपने जीडीपी का दिया, क्यों? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी बजट प्रेजेंट किया जाता है तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी हुई होती हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हुई होती हैं, और ये दिल मांगे मोर, सबको सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन जब एक बैलेंस्ड बजट प्रेजेंट किया जाता है तो उस बैलेंस प्रोजेक्ट में देखा जाता है कि कहां किस चीज की कितनी जरूरत है। आप देखिएगा कि इस समय सबसे ज्यादा अगर जरूरत किसी चीज की हम लोग महसूस कर रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं हमारे सुनने में आता है कि आज ये चाइना ये कर रहा है, आज पाकिस्तान ये कर रहा है, आज इस तरीके से ये आर्मी डेवलपमेंट हो रही है, आज इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये हो गया। उस सबको ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा सर आपने डिफेंस में भी ज्यादा इजाफा नहीं दिया। सर डिफेंस में भी आपने पिछले साल के मुकाबले इतना इजाफा नहीं दिया। नहीं, पर इस बार जो सबसे ज्यादा एलोकेशन है वो 5.94 लाख करोड़ हमने डिफेंस सबसे ज्यादा की बात नहीं कर रही सर, मैं पिछले साल के मुकाबले में कह रही हूं। मैडम देखिए, जब हम कोविड टाइम से उभरते हुए बाहर आ रहे हैं तो ऐसे टाइम में, कोविड टाइम से उभरते हुए हमें पता है कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप नेशन तो है नहीं। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें एक ओवरऑल ग्रोथ किस तरीके से अपनी मेंटेन करनी है कि कोविड टाइम के बाद से अभी तक भी आप ही समझिएगा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना, 220 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन देना, ये सब साथ में लेके चलते हुए ओवरऑल ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास को लेके चलते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें हर पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी दे के तो ही हमें इस बगीचे को सींचना होगा। हमारे इस पर अब डॉक्टर अनित जी से ही समझ लेते हैं, कांग्रेस से भी हमारे साथ बने हुए हैं, कि उन्हें क्या लगता है ये जो बजट आप बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास वाला है, सबको लेकर साथ में चलता है और सबके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई है। तो डॉक्टर अनित, आप इस बात से कितने सहमत है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो कई सवाल उठाए जा रहे हैं इस बजट पे, जुमला तक बताया जा रहा है इसे। देखिए मैडम, हमने ये बजट जिस तरीके से पिछले 8 सालों में मोदी सरकार में देखते आए हैं, ये एक और मॉन्यूमेंटल जिस तरीके से डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा, आप मुझे सिर्फ 1 या 2 मिनट का समय दे देंगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। एजुकेशन की बात अभी आपने करी, बीजेपी के हमारे मित्र कोई डेटा नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं आपको देता हूं 2.64% से अभी वो घटकर 2.5% हो गया। ये मैं कंपेयर कर रहा हूं इस साल के और पिछले साल के बजट में। हेल्थ की बात करें जो कि पैरामाउंट है, वो 2.2% से 1.98% पे आ गया है। मैं एग्रीकल्चर की बात कर लूं
तो वो 3.84% से घटकर 3.2% तक आ गया है। ये सारी चीजें मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब हमारे अर्थशास्त्री मित्र ये सब सारी बातें करेंगे, लेकिन वो चाइना, पाकिस्तान और कहां तक भटक जाते हैं, उनको मुद्दों पे रहना चाहिए। चौथी बात मैं आपको कह दूं कि जिस देश में किसानों की आय दुगनी करने की बात प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से करते हैं, ये कितने कड़वी सच्चाई है कि पिछले 5 सालों में किसानों की आय 1.5% तक पिछले 5 सालों में गिर गई है किसानों की। ऐसे सिचुएशन में आपने एग्रीकल्चर का बजट 3.84 से 3.2% तक कर दिया है। खैर, मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से खेतीहर मजदूर 115 खेतीहर मजदूर यहां पे रोजाना खुदकुशी कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार में पिछले 8 सालों में 89,000 के किसानों ने अभी तक आत्महत्या करी है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि कोई एक ये प्रदेश, ठीक है, आपके लिहाज से समझे तो बहुत सारी कमी अभी इसमें रह रही है, लेकिन प्रोफेसर सुभाष मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि यहाँ बात किसानों की हो रही है, तो किसानों के लिए ये समझना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है सर, आपके पास आएंगे वापस, पूरा वक्त मिलेगा आपको, चिंता ना करिए। लेकिन सुभाष जी ये बताइए कि जो प्रावधान किसानों के लिए किया गया है, 20 लाख करोड़ ऋण देने की बात कही गई है, ये क्या लगता है कि आगे चल के कोई फायदेमंद हो सकता है किसानों को? लेकिन इस पर ही मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी सुभाष जी, जो सवाल करिश्मा ने पूछा इसके अंदर आपने सेक्टर स्पेसिफिक रखा, आप किसानों को देंगे लेकिन और केवल पशुपालन के लिए, साथ ही पोल्ट्री के लिए और साथ ही सिर्फ और सिर्फ आप जो है फिशरी के लिए देंगे। जो हॉर्टिकल्चर वाला किसान है जो अभी मर रहा है, जिसके सेब अभी सड़ जाते हैं मार्केट में आते आते, उसके लिए तो आपने कोई वित्त सहयोग नहीं दिया। जी सुभाष जी। सर आप शायद म्यूट है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। किसानों के लिए एक तो इन्होंने डिजिटल ट्रेनिंग का प्रावधान किया, किसानों को थोड़ा सा मॉडरेट करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। इसी तरह से आप पशुपालन है या मछली पालन है, उस पर भी उन्होंने प्रावधान किया हुआ है। सभी सेक्टर्स को टच किया इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो युवा है, जो 47 लाख जो युवा हैं उनके लिए सर मेरे पास बकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री की पूरी बुकलेट है। टारगेटिंग फंडिंग सिर्फ और सिर्फ एनिमल फंडिंग जो है वो दी गई है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री के लिए दी गई है, फिशरी के लिए दी गई है और फिशरी के साथ साथ केवल और केवल पोल्ट्री के लिए दी गई है। ये बाकी किसानों के ऊपर लागू नहीं होता, शायद आप मिस इन्फॉर्म्ड है। इसमें सभी मतलब किसानों को टच किया इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। किसानों ने तो आंदोलन का फायदा हुआ है, किसानों को पहले भी अच्छी तरह से देते रहे हैं, ये कोई कमी नहीं रही, चाहे जन आंदोलन करते रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात है ये जो बिल्कुल ये जितने भी जो प्रावधान बनाए इन्होंने, जो बजट का जो प्रबंध किया इन्होंने, ये दूरगामी है, दूर की सोच है। इसका डायरेक्ट फायदा अभी इसको। सुभाष जी आपके पास आना चाहती हूँ, पढ़ाई में। सुभाष जी आपके पास वापस आती हूँ। अनित जी क्या कहना चाहेंगे, क्या पिक्चर इतनी रोजी है? जी अनित जी। सुभाष जी देखिए, जिस तरीके से आप ये इकोनॉमिक्स को समझते हैं और इस तरीके की बात करते हैं तो हमें थोड़ा ताज्जुब होता है। जिस देश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो 2014 में हुआ करता था वो 4.7% था, आज वो 7.8% के आसपास है। हर 6वां व्यक्ति हिंदुस्तान में जो ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है। और तो और आप बेरोजगारी का आलम समझिए कि 30 लाख सैंक्शन सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं सरकार में। अगर अनित जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैडम आईआईटी और आईआईएम में 11,000 पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे मौकों पर अगर आप देखिए कि युवाओं के लिए क्या है तो वो कुछ भी नहीं है, महिलाओं के लिए क्या है आप हमारे बताइए मित्रों को कि किस तरीके से महंगाई की बात कर ले। एलपीजी जो 400 रुपए की हुआ करती थी आज वो 1100 रुपए की बन गई है। जिस तरीके से दूध के दाम 26% तक बढ़ चुके हैं, जिस तरीके से रसोई गैस की कीमत 200% तक बढ़ चुकी है, पेट्रोलियम पदार्थ 40% तक के इजाफे। लेकिन अनित जी ये तो वैश्विक मंदी हो रही है ना, तो वैश्विक मंदी के अंदर जब दूसरे देशों के मुकाबले हम बात करते हैं तो महंगाई में तो हम बेहतर कर रहे हैं, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर पर बात कर रही हूं। आप वैश्विक मंदी की बात करते हैं तो आप इनसे पूछिए दुनिया में सबसे ज्यादा रुपया ही क्यों गिर रहा है।
एक जो रुपए की वैल्यू थी आज और 2014 में 26% का रुपए का वैल्यू अवमूल्यन हो चुका है। हमारे मित्र बताएं कि जब प्रधानमंत्री जी भाषण दिया करते थे और उसको प्रधानमंत्री की उम्र से जोड़ा करते थे, आज उसकी क्या पोजीशन रह गई है? जो 60 रुपए की वैल्यू हुआ करती थी 1 रुपए, ठीक है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे अगर महिला 80-82 रुपए अब तक पहुंच चुकी है। ठीक है अनित जी, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा, अंशुल जी मैं आपके पास आऊंगी, सरकार की तरफ से कई सारी स्कीम भी लाई गई है जिसमें महिलाओं के लिए और वृद्धों के लिए खास तौर पे बचत खाते की बात की गई है। तो क्या ये जो स्कीम लाई गई है ये वाकई में प्रैक्टिकल है या सिर्फ एक बजट में एक बिंदु के तौर पे रह जाएगा? नहीं, ये प्रैक्टिकली इससे बेनिफिट्स होगा बिल्कुल, क्योंकि आप बचत खाते की अगर बात करते हैं तो ठीक है, वर्किंग वुमेन जो होती हैं उनके लिए तो आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो महिलाएं जो घरेलू हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए इंटरेस्ट रेट दिया गया 2,07.5% का इंटरेस्ट उस पर दिया गया, तो उससे उनको काफी बेनिफिट्स होगा इंटरेस्ट रेट में। बट और इसके अलावा जो कुछ बेनिफिट्स वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द ओल्ड रेजिम, तो उसमें भी कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, बिकॉज इफ ऑल द पीपल्स आर गोइंग टू न्यू रेजिम, तो जो सेविंग्स जो मॉडल जो चल रहा था इंडिया में, और जिस सेविंग के मॉडल्स में कोविड में काफी बेनिफिट्स मिला इंडिया को, तो वो न्यू मॉडल से वो सेविंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लोग पीपल्स आर डिस्करेजिंग द सेविंग्स, तो वहां पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि या तो इधर दे आर सेविंग प्लान टू द न्यू रेजिम और दे इंक्रीज सम ऑफ द एग्जम्पशन इन द ओल्ड रेजिम। बट ओल्ड रेजिम में कोई बेनिफिट, तो वहां पे सेविंग्स अगर बंद कर देंगे तो ये कंट्री के लिए थोड़ा प्रॉब्लम वाला होगा, क्योंकि कोविड में इसी डिपॉजिट इसी सेविंग से काफी बेनिफिट्स हुआ था कंट्री को। आशीष जी, आपके पास भी जरा आते हैं हम। बजट की बात हो रही है, सत्ता में बैठे हैं, बजट तैयार कर रहे हैं, तो इसी बीच जरा हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की। हर साल बोला जाता है व्यापारी जो छोटे होते हैं बड़ी बड़ी उनको उम्मीदें दी जाती है, लेकिन जब बजट आते हैं तो वो केवल और केवल निराश होते हुए नजर आते हैं। इस बार भी ऐसे देखने को मिला कि छोटे व्यापारियों के लिए कुछ खास किया नहीं गया। देखिए मैडम, मैंने पहले भी ये बात कही कि जब हमारे लर्नेड फ्रेंड अर्थशास्त्री जी सुभाष जी ने बात कही, तो उन्होंने इस बात को इस तरीके से रखा कि किस तरीके से इस बजट ने लोगों को किस तरह से उनको राहत पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन उसके सामने से अंशुल जी को ये लगा कि नहीं, अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर आपको डेटा बता दूं, कोरोना महामारी के बाद 60% हमारे एमएसएमई ऐसे हैं, छोटे व्यापारी ऐसे जिन्होंने अपना काम जो है वो बंद कर दिया। उनको वित्त सुरक्षा की जरूरत थी, वित्त पोषण की जरूरत थी, लेकिन उनको नहीं मिला। वो निराश क्यों नहीं होंगे? मैडम, मैं यही आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिएगा, जो बजट है उस बजट में छोटे व्यापारी से लेके, एक घर में रहने वाली महिला से लेके, एक वृद्ध व्यक्ति से लेके, एक मंथली इनकम स्कीम से लेके, एक आपके मेरे जैसे एक आम व्यक्ति से लेके हर किसी के लिए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन ढूंढने के लिए जाएंगे तो चांद में भी आप दाग ढूंढ पाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आपकी जैसी महिला, मेरी बेटी जैसी एक बच्ची आज 2 लाख रुपया तक अपनी सेविंग कर सकती है 2 साल के छोटे पीरियड के लिए, वो भी 7.5% इंटरेस्ट के लिए। क्या ये आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं है? अनिल जी, क्या जब एक सवाल ये भी आशीष जी कि जब आप 2 लाख तक की इनकम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम इतनी होती है कि महीने का जब खर्च खत्म होता है तो सैलरी खत्म हो जाती है, खर्च खत्म होने से पहले। तो उनके लिए क्या किया गया है? क्या ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है कि उनके लिए भी उनकी जो सैलरी है 2 लाख तक पहुंच सके? क्योंकि 2 लाख बोलना आसान होता है, लेकिन हर किसी की सैलरी 2 लाख होती नहीं है। नहीं मैडम, यहाँ सैलरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सेविंग की बात कर रहे हैं। ऐसे तो देखिएगा, अब आप कहिएगा कि जो टोटल रिटर्न भरने वाले हैं, टोटल रिटर्न जो भरते हैं वो मात्र 2% लोग रिटर्न भरते हैं।
तो जो इनकम टैक्स से एक स्लैब की हम बात करते हैं, स्लैब में इंक्रीज कीजिए। लेकिन हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। जब आप टैक्स स्लैब में बदलाव करते हैं, ठीक है, वो आप छूट दे रहे हैं, उसके लिए फायदा देगा। ठीक है, आपने टैक्स में छूट दी, वो अच्छी बात है, उससे सराहना उसकी की जा रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि मिडिल क्लास के वो लोग, क्योंकि आप अगर 7 लाख तक की छूट की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से देखिए कि सैलरी कितनी होती है, और अगर आप एक नॉर्मल तबके की बात कर रहे हैं तो क्या उनके लिए तो जो बजट में राहत होती है कि वो आम चीजों में आपने कितनी छूट दी, आपने महंगाई में कितनी छूट दी, छोटी छोटी चीजों में कितनी छूट दी, वहां पर उन्हें राहत मिलती है। मैडम, अब जब कुल मिला के जब आपको खुद में पता है कि आज की डेट में ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी में स्लम है, उसको फाइट करते हुए भी इंडिया किस तरह से ग्रोथ करता हुआ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के लेवल पे पायदान पे ऊपर चढ़ रहा है, जिस टाइम पे जमे हुए पैर भी लोगों के हिल रहे हैं, हम अपने पैर धीरे धीरे टिकाते सर आपके पास वापस लौटते हैं। अनीत जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। सर, इनके चांद से बजट में आपको कोई दाग दिख रहा है तो प्लीज बताइए। मैडम, मुझे चांद ही नहीं दिख रहा है, इन्हीं को चांद दिख रहा है। मैडम, मैंने आपको बताया कि मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा कि किस तरीके से हमारे मित्र अभी बता रहे हैं कि इनके बागीचे में ये हर पेड़ को पानी देने की बात कर रहे हैं, पर इनका बागीचा पूरा बागीचा नहीं है। इनके बागीचे में सिर्फ 2-4 क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो बिजनेस हाउसेज हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इनके मित्र की आमदनी पिछले 5 सालों में 50 गुना बढ़ गई है। हमारे कोई भी मिडिल क्लास के मित्र, कोई भी लोअर तबके के मित्र बता दें कि उनकी 50 गुनी आमदनी बढ़ी है। ये क्रोनी कैपिटलिज्म है मैडम। मैं आपको बता दूं कि हंगर इंडेक्स की बात मैं करूं तो 116 देशों में 106वें नंबर पे हिंदुस्तान है। 20 करोड़ जनता जब रात में सोती है तो उसके पेट में खाना नहीं होता तो 80 करोड़ जनता को दे तो रहे हैं फ्री राशन। एक भी बता दे सर, 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया तो जा रहा है, बकायदा आज बोला। वो भी 28 महीनों से। मैडम, मुझे बोलने दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी अनिल जी बोलिए। इन्होंने 80 करोड़ जनता को इस हालत बना रखा है कि वो क्यू में खड़े हो गए हैं 5 किलो का राशन लेने के लिए। ये हालत बना रखी है, इसी से हमारा देश स्ट्रांग बनेगा। ये कितनी गलतफहमी पाल रखी है इन लोगों ने। पर कैपिटा इनकम में हम 197 देशों में 142 पोजीशन पे रहते हैं। लेकिन वित्त मंत्री तो कह रही है कि पर कैपिटा इनकम तो हमारी बढ़ रही है। वित्त मंत्री की तरफ से आज ही कहा गया है भाषण में। मैं आपको आज का डाटा बताता हूं कि पर कैपिटा इनकम के इंडेक्स में हम आउट ऑफ 197 कंट्रीज में वी स्टैंड एट 142 पोजीशन। दिस इज द रियलिटी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप इनसे सवाल आपने पूछा कि ठीक है, सुभाष जी से ही इसे समझ लेते हैं। सुभाष जी, क्योंकि देखिए वित्त मंत्री की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि पर कैपिटा इनकम हमारी लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं हम तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जबकि आप अनित जी को सुन रहे हैं, उनके हिसाब से सारी कमियां ही कमियां हैं। तो आप किस तरीके से इसे समझेंगे? सर, आप अनम्यूट हैं। सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, शायद आप म्यूट हैं। जो मैडम वित्त मंत्री जी ने आज यही कहा है, जो पर कैपिटा इनकम है नाउ इट इज डबल, 2 गुनी हो गई है, इट इज 1.97 लाख है। और तो ये पर कैपिटा इनकम एक अच्छी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी फीचर है। जहां भी पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ती है तो वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और यही परिणाम है पिछले 9 साल में जो इंडिया की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे है। आप कल का ही सारा डाटा IMF का मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। चाइना का अब IMF ने कल अर्थशास्त्री जी वहां उन्होंने बिल्कुल बताया इट विल बी 6.5% ग्रोथ, हिंदुस्तान सबसे आगे होगा। और ब्रिटेन का क्या हाल है आपके सामने है। चाइना पीछे चला, ये 6.5 और चाइना 5 पॉइंट कुछ आ रहा है। 1% की कमी आ रही है चाइना में, जो इतना बड़ा था। और चाइना में अब अभी हमारे कांग्रेस के साथी यही कह रहे हैं कि आप पहुंच जाते हैं। सुभाष जी माफी चाहूंगी आपको बीच में टोकने के लिए, क्योंकि इतनी देर से सब पर कैपिटा इनकम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मेरे जहन में जरा सी ये बात आई कि जब हम बात करते हैं अमीर और गरीब के फर्क के अंदर, तो वो लगातार गहरा होते हुए नजर आ रहा है। 1% अमीर हमारे देश के अंदर, उनके पास 40% संपत्ति है। तो कहीं पर कैपिटा इनकम इस वजह से तो नहीं बढ़ते हुए नजर आ रही? जी सुभाष जी। ऐसी बात नहीं है। ये जरूर है, हमारे इंडिया की जो एसेट्स हैं या जो संपत्तियां हैं या जो इनकम है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है और ये पहले से रही है।
और ये खाई बढ़ भी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई भी, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं नहीं मानता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई महंगाई नहीं है, महंगाई है। गवर्नमेंट अगर सीधी सिलेंडर में सब्सिडी दे देती, जो सिलेंडर 400-500 रुपए का होता था और आज 1000-1100 रुपए का है, सीधा अगर वो सब्सिडी दे देती तो वही लूट लेती। तो सवाल तो वही है ना कि ये जो चीजें थी जिसपे सबसे ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी कि सस्ते होंगे, पेट्रोल डीजल पे कोई राहत है नहीं, गैस सिलेंडर पे कोई राहत है नहीं, आम चीजों पर कोई राहत है नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि एलईडी के दाम कम होकर क्या करेंगे, बिजली के दाम इतने ज्यादा हो जाएंगे। तो मैडम एक छोटी सी बात समझिए, जो 70 साल में बेड़ा गर्क किया गया है, वो आपके पास आते हैं आशीष जी, आते हैं आपके पास जी, बोलिए। जो बजट है ये दूर की, ये जो बजट है ये दूर की सोच है। अब सीधा अब एजुकेशन में देखो 157 जहां मेडिकल कॉलेज है वहां पे इन्होंने 157 नए नर्सिंग कॉलेज बना दिए सीधा, और यहाँ पे अब एजुकेशन है सीधा स्किल एजुकेशन। सर मेडिकल में खास इजाफा देखने को मिला नहीं, मैं आंकड़ों पे जाऊंगी। हाँ जी, मैं आंकड़ों पे जाऊंगी सर, ज्यादा इजाफा देखने को मिला नहीं मेडिकल के अंदर भी। आप एलोकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं इजाफे के ऊपर बात कर रही हूं। आज भी जब हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन पे जाते हैं तो हम जीडीपी का उतना खर्च नहीं कर रहे हैं मेडिकल पे, और वो भी उसके बाद जब कोरोना की चुनौतियां हमारे सामने थी। अंशुल जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अंशुल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनीत जी क्या कहेंगे? किसी को चांद में दाग नजर आ रहे हैं, आपको चांद ही नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सुभाष जी तो कह रहे हैं कि हम लगातार जिस तरीके से, जिस गति से बढ़ रहे हैं दूसरे देशों के मुकाबले, वो काफी बेहतर है। जी अनित जी। जी मैडम जो आपने सवाल किया था कि 1% चंद 1% लोगों के पास 40% हिंदुस्तान की संपत्ति एकत्रित हो रही है, उसका उसी में एक बात और ऐड करते हुए बताऊंगा कि 50% हिंदुस्तानी जो गरीब लोग हैं उनके पास महज 6% की संपत्ति है। ये है क्रोनिक कैपिटलिज्म। हम ऊपर के 10 लोगों के पास 64% ऑफ द एसेट्स है हिंदुस्तान के। ये आज की त्रासदी है। आप ये समझिए कि एक अमीरजादा 30% बंदरगाह उसके पास है, 30% एयरपोर्ट उसके पास है, 30% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास है, और 30% माइंस उसके पास है। ये किस तरीके की सरकार किस तरीके से पुश कर रही है क्रोनिक कैपिटलिज्म को, ये सबसे ताजा तरीन उदाहरण है। हमें अरे मित्र अभी ये कह रहे थे कि नर्सिंग कॉलेजेस खोले जा रहे हैं या क्या क्या खोले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरा हेल्थ एक्सपेंडिचर कब हुआ है परसेंटेज के मामले में। मैंने आपको एक फिगर दिया था कि हेल्थ में जो 2.2% का एक्सपेंडिचर हुआ था पिछली बार, वो सिर्फ 1.98% है इस बार। लेकिन मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट फिर से देता हूं, और मैं बीजेपी के अपने मित्र से पूछता हूं कि जो आप यहाँ पे घोषणाएं करते हैं उसको किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये सवाल आशीष जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले अंशुल राणा के पास में आऊंगी। अंशुल जी ठीक है अनिल जी रुके। अंशुल जी मैं आपके पास आऊंगी। मैडम एक सवाल। अरे अनिल जी आपको पूरा मौका दे रहे हैं, दूसरों को भी बोलने दीजिए, आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं है। लास्ट सवाल। अरे अनिल जी आएंगे, वापस आएंगे आपके पास। मैम को सवाल ले लीजिए प्लीज। ठीक है डॉक्टर आशीष, जिस तरीके से अंशुल जी कह रहे थे कि ये फ्यूचर पर केंद्रित बजट है, तो क्या लगता है कि इस समय भारत की क्या जरूरत है, फ्यूचर पर केंद्रित बजट या अभी के लिए कैसा बजट चाहिए? देखिए मैडम, बहुत सिंपल सी बात है। ये दोनों तरीकों को हमें साथ लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें फ्यूचर की तरफ तो नजर रखनी ही पड़ेगी, गड़ानी पड़ेगी, लेकिन साथ में अपने आज को सुधारते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। सवाल अंशुल जी से किया था, वो शायद इस चीज को आपने तो बताया, वो तो मैं समझ गई। आप ये बात कह रहे हैं कि फ्यूचर पर तो नजर गड़ानी है, उस चीज से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन इस समय मैं अंशुल जी से समझना चाहूंगी कि वक्त की जरूरत क्या है। कांग्रेस क्या आपको लग रहा है बजट उन्होंने पेश किया है तो सारे सवाल उनसे ही होंगे? नहीं सर, अंशुल जी से सवाल था। जी अंशुल जी आपके पास आते हैं आशीष जी। जी डेफिनेटली फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बजट है, बट फ्यूचर्स को के लिए कुछ इसमें डिसीजन लिए गए हैं, बट जो अभी जो सबसे ज्यादा डिमांड जो एमएसएमई सेक्टर को बिल्ड करने की है, उसमें अभी कुछ और डिसीजन होने चाहिए थे। एमएसएमई सेक्टर्स को लोन, लेकिन बजट से पहले कहा जा रहा था कि ये जो बजट आएगा खास तौर पे किसानों और एमएसएमई की बात करें तो उनपे फोकस्ड होगा, लेकिन अब बजट आने के बाद क्या लगता है किस तरफ ये ज्यादा फोकस्ड है?
एमएसएमई सेक्टर्स को इससे ज्यादा बेनिफिट्स से देख रहे थे, बट जो लोन्स से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट हुआ है कि अनसिक्योर्ड लोन्स दिए जाएंगे, बट ये पहले भी अनाउंसमेंट हो चुका था, अनसिक्योर्ड लोन लास्ट बजट में भी हुआ था, बट ग्राउंड्स पे वो अनसिक्योर्ड लोन्स एमएसएमई सेक्टर को नहीं दिए जा रहे, तो उसमें एक स्ट्रांगली फॉलोअप की जरूरत है। और जो एमएसएमई सेक्टर्स को जो लोन्स दिए जा रहे हैं उसमें भी जो टैक्स पेयर है या जो ज्यादातर, अंशुल जी आपके पास वापस लौटते हैं, आशीष जी के पास आते हैं। सर को काफी कुछ बोलना है, उन्होंने बजट आज उनकी सरकार ने पेश किया है, बहुत कुछ होगा बोलने के लिए, लाजमी सी बात है। लेकिन आशीष जी सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके चांद से बजट के अंदर हमको तो दाग कुछ नजर आ रहे हैं, तो हम सवाल तो पूछेंगे। तो सवाल आपसे ये है, पूरे बजट के अंदर जो बेरोजगारी है वो एकदम गायब रही, उस पर कोई बात करते हुए नजर आया? मैडम मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं थोड़ी देर से कि जब आपको एक चीज बिगड़ी हुई हालत में मिलती है तो उसको सुधरने में टाइम लगता है। 70 साल की जो अर्थव्यवस्था बिगाड़ी हुई थी, जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते थे कि हमारे पास बेरोजगारी का दर बढ़ा है, पैसे ही नहीं है, बेरोजगारी का दर बढ़ा है, इससे ना नकारिए, इसे मत नकारिए सर, बेरोजगारी का दर गिरा है। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं जब इतनी बिगड़ी हुई हालत को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और अभी मात्र 7 साल हुए हैं हमें, तो उसके अंदर आप ही देखिएगा कि आज हम जब कहते हैं 8 हो गए 9 हो जाएंगे इस साल। मेरे को बात खत्म करने दीजिए। 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन रूरल हाउसेस में दिए गए, अगर ये दिए गए होते पहले से तो हमें ये करने की जरूरत क्यों पड़ती? 2.2 लाख करोड़ 11.5 करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान योजना के तहत डायरेक्ट पहुंचाए गए। अगर ये डायरेक्ट पहले से पहुंच रहे होते तो आज हमारे किसानों की ये हालत ना होती। इंश्योरेंस कवर 44.6 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत दिए गए। क्या पहले कभी इंश्योरेंस कवर इस तरह से दिए गए थे? जनधन योजना समझ लीजिए, बैंक अकाउंट समझ लीजिए, फ्री कोविड वैक्सीन। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि किसानों को आप 20 लाख करोड़ का कर्ज दे रहे हैं, उनके जो इनपुट होते हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं, उनके खाद और ट्रैक्टर के दाम बढ़े हुए हैं, तो उन्हें इन चीजों पर तो राहत मिलती नहीं है, तो उन्हें कर्ज दे के क्या होगा? अब विपक्ष तो इस पर भी सवाल उठा रहा है कि जो किसान पहले से ही कर्ज में है उसे और कर्ज भी बनाने हैं, हमें बैंक अकाउंट भी खुलवाने हैं, हमें कोविड वैक्सीनेशन भी देनी है, हमें घर भी देने हैं, हमें डिफेंस बजट भी इंप्रूव करना है, हमें किसानों अरे सर आप नौकरियां दे दीजिए ना, पैसा भी पहुंचाना है। सर आप तो मांगने वाला बना रहे हैं, आप नौकरी दे दीजिए, अगर नौकरियां मिल जाएंगी तो आपसे मांगेंगे ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी इसके ऊपर? और अपेरेंटली सर का ये कहना है, आशीष जी का कोट कर दूं कि कांग्रेस द्वारा ये सब कुछ बिगाड़ा गया है और उनको समेटना पड़ रहा है आपका रायता। जी मैडम मैं इनको बता दूं कि जिस जनधन अकाउंट की बात ये करते हैं, जनधन योजना की, उसमें 3.65 करोड़ ऐसे अकाउंट खोले हैं इन्होंने जिसमें ना ही आज तक एक भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। पीएम मुद्रा योजना की मैं हकीकत बताऊं तो 34,000 करोड़ रुपए इस साल में एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया है। खैर जो मोदी सरकार की जो नीति और नीयत है उस पर मुझे हमेशा से संदेह रहा है, जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। अभी बीजेपी की फ्लैगशिप योजना थी 100 स्मार्ट सिटीज। इनसे हमारे मित्र से पूछिए कि मैं इनको भारत का नक्शा देता हूं, बता दें कि कौन सी स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाई है। ये झूठ का पुलिंदा और सिर्फ जुमलों की बारिश है। 50 एयरपोर्ट बनाने की बात करें, कौन खरीदने वाला? उसे अडानी को बेच दिया जाएगा। ये सच्चाई है जिससे ये मुकर नहीं सकते हैं। जब तक बजट का पैसा, हिंदुस्तान का पैसा और हिंदुस्तान का एसेट हिंदुस्तान के निवासियों के लिए खर्च करने की नीयत नहीं आएगी, तब तक हम इसका क्रियान्वयन कहीं नहीं। आशीष जी आप हंस रहे हैं लेकिन ये बहुत सीरियस है। नहीं आशीष जी, अर्थव्यवस्था मजाक नहीं है, ये सबको पता है। सर अर्थव्यवस्था मजाक नहीं है, आप हंस रहे हैं, आपको मखौल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है। इसके बावजूद ये लोग हमारी मंशा पे और हमारी राष्ट्रभक्ति के ऊपर सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सर आप भी तो सवाल उठा रहे हैं कि इतने सालों से कांग्रेस कुछ कर नहीं गई तो आपको करना पड़ रहा है। सवाल उठाने पे मुझे वो नहीं एतराज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मैडम, हमें करना पड़ रहा है और हम कर रहे हैं बखूबी। हमारे भारत का जो नाम है वो विश्व में जिस तरीके से ऊपर उठ रहा है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जिस तरीके से हम विश्व के पटल पे हमारा एक, आप देखिए ना क्या हालत थी
भारत के प्राइम मिनिस्टर की क्या हालत होती थी जब हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी जाते थे, तो क्या उनको मान सम्मान मिलता था इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और आज ये बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, बात यह है भारत के प्रधानमंत्री की, क्या वहां पे मान सम्मान मिलता था और आज का मान सम्मान विश्व के पटल अनिल पे जी बोलने दीजिए, हम सबने देखा है। आएंगे आपके पास वापस। अनिल जी बोलने दीजिए। आशीष जी वो विशेष की मैं बात नहीं करना चाह रहा, मैं पद की गरिमा की बात कर रहा हूं। ठीक है, उस पद की गरिमा को रहते हुए जब हम बजट की बात करते हैं, बहुत मैडम मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे सर जरा आशीष जी के पास आते हैं। सुभाष जी रेलवे के ऊपर आते हैं। काफी बेहतरीन बात मुझे लगी कि पिछले 2014 के मुकाबले में जब आज रेलवे की बात करते हैं तो 9 गुना जो है बजट एलोकेट किया गया रेलवे को। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? सुभाष जी आप शायद म्यूट है। ₹2,40,000 करोड़, 9 गुना। ये बहुत बड़ा बजट है। पुराने बजट हम देखते थे। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। आज देखो पिछले सालों की तुलना में जब आप रेलवे सफर करते हैं तो आप देखो कितनी साफ सफाई मिलती है, रेलवे स्टेशन कितने बढ़िया मिलते हैं और कितनी अच्छी अच्छी ट्रेन है। इसलिए मैं कहता हूँ ये आम जनता का बजट है। और कल मोदी साहब भी यही कह रहे थे। हाँ ये जरूर है, अगर रेलवे पर भी खर्च होता है तो रोजगारी तो बढ़ती है। पर सर रेलवे प्राइवेटाइजेशन भी तो प्रस्ताव है। सर रेलवे में प्राइवेटाइजेशन भी तो हो रहा है।